हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब लोग। सो भाई आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ध्रुव राठी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सुनो सुनो पहले मेरी पूरी बात सुन लो। बिना कुछ सुने समझे जाने अपने दिमाग में कुछ भी बनाने मत लग जाओ। आज की इस वीडियो में मैं ध्रुव राठी की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ ध्रुव राठी के 144p वर्जन, यानी कि इस बंदे की जिसका नाम है नवीन चौधरी। आई नो गाइस कि अब आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि अब ये कौन है बे? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मिलिए इनसे। ये है नवीन चौधरी और ये है ध्रुव भाई के 144p वर्जन। और 144p वर्जन जो है ना, मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ। और वो क्यों? क्योंकि देखो भैया, जिस हिसाब से हमारे ध्रुव भाई जो है वो क्या बातें करते रहते हैं, क्या रिसर्च करते रहते हैं अपनी वीडियो में, अपने वीडियो के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। और इतना नहीं, स्पेशली अपनी वीडियो के जरिए हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, उसको रिक्रिएट करते हैं। सेम हमारे भाई साहब भी करते हैं, जो कि क्या बातें करते रहते हैं, क्या रिसर्च करते रहते हैं और अपनी वीडियो से ऑडियंस को ब्रेन वॉश करते हैं और हमारी हिस्ट्री रिक्रिएट करते हैं। सेम सिमिलैरिटी ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे भाई लोगों की, है ना। और इतना ही नहीं, दोनों भाई अपना वीडियो बनने के स्टाइल भी बहुत है अच्छा। मतलब जिस प्रकार ध्रुव राठी की एडिटिंग आप देखते हो इतनी अच्छी होती है, सेम भाई की भी होती है। जिस प्रकार ध्रुव राठी अपने बैक में ग्रीन स्क्रीन लगाता है, वैसे ही हमारे भाई भी लगाते हैं। जिस प्रकार ध्रुव राठी की एडिटिंग होती है, सेम भाई की भी वीडियो होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ध्रुव राठी कोई एडिटर तो इसकी वीडियो एडिट नहीं करता। खैर वो तो आने वाले वक्त में अपन पता करेंगे। और जैसे ध्रुव राठी हाथ हिला कैसे ऐसे करके बात करता है, सेम भाई भी वैसे करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इन चीज़ों में भी। तो इसी वजह से मैंने इसको 144p वर्जन ऑफ ध्रुव राठी बोला है। और आज की वीडियो में हम इसी बंदे के बारे में बात करने वाले हैं और स्पेशली बात करने वाले हैं हम जो इस बंदे ने धुरंधर 2 के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसके बारे में। तो हाँ भाई, देखते हैं भाई ने क्या लगा है इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये मूवी घटिया, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने इंडिया में लोग मूवी को मूवी की तरह नहीं देखते। बात तो आपकी बिल्कुल सही है नवीन भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल ही एग्री करता हूँ मैं आपकी इस बात से। हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो लोग मूवी को मूवी की तरह नहीं देखते हैं, फिर उसका एक रियल एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं। और कई केसेस भी हमको देखने को मिले हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसके आर्टिकल आप लोगों की स्क्रीन में आ रहे थे कि कैसे दृश्यम 2 या मिर्ज़ापुर या फिर सेक्रेड गेम्स जैसी जो वेब सीरीज है, इन सबको देख के लोगों ने क्या क्या चीज़ें की है। और मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो हमें देखने को मिलता है कि इंडियन ऑडियंस में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि मूवी को मूवी की तरह नहीं देखते हैं। लेकिन 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 नवीन भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटा सवाल है नहीं, कि क्या सिर्फ इंडियन ऑडियंस ही वॉयलेंट मूवी को देख के वॉयलेंस करना चालू कर देती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आउट ऑफ इंडिया की जो ऑडियंस होती है वो भी वहाँ की मूवी को देख के, आउट ऑफ इंडिया की जो मूवी होती है, चाहे वो हॉलीवुड की बोलो या कोई स्पेनिश मूवी बोलो या फिर कोई भी मूवी बोलो, उन लोग भी वॉयलेंस करते हैं। और जितना वॉयलेंस हमारी मूवीज़ में होता है उससे तो कई गुना ज़्यादा वॉयलेंस उनकी मूवी में होता है। ये बात भी आप जानते होंगे ना। और जिस प्रकार के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाया कि इंडियन ऑडियंस के होते हैं, सेम वैसे ही कुछ एग्जाम्पल बाहर की ऑडियंस के भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे एक वॉयलेंस मूवी को देख के उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो नवीन भाई, सिर्फ इंडियन ऑडियंस पर ब्लेम मत लगाओ। सिर्फ इंडियन ऑडियंस ही नहीं है जो ऐसी वॉयलेंस मूवी देख के वॉयलेंस करती है, बाहर की भी ऑडियंस है जो कि वॉयलेंस करती है। समझे? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? फिल्म में एक ऐसा सीन आता है जहां पर अतीक अहमद के लिंक पाकिस्तान से बताए जाते हैं, यानी कि अतीक अहमद को पाकिस्तान के एजेंट के रूप में दिखाया जाता है। तो नवीन भाई, क्या गलत दिखाया गया इस मूवी में? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या गलत दिखाया आतिक अहमद के बारे में? क्या आतिक अहमद के ऊपर कई सारे केसेस नहीं दर्ज किए गए थे? कई मर्डर के केसेस के ऊपर दर्ज नहीं किए गए थे, किडनैपिंग के केसेस सब क्या दर्ज नहीं किए गए थे? किए गए थे। क्या आतिक अहमद ने खुद न्यूज़ मीडिया के सामने ये नहीं माना था कि उसके लिंक एलईटी से, यानी कि लश्कर तैयबा से थे? क्या उसने नहीं माना था? खुद ही देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। और इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आतिक अहमद ने क्या बोला था कि जो कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ और वहाँ की जो
वादी संगठन है उसके साथ क्या क्या संबंध है आप लोग खुद देख सकते हैं। तो कुछ गलत तो नहीं दिखाया नवीन भाई? बोलो बोलो, टेल टेल। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो इस तरीके की प्रोपेगेंडा मूवी है और रंग दे बसंती जैसी मूवी है उनमें क्या फर्क है। रंग दे बसंती मूवी रिलीज हुई उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और उस मूवी में दिखाया गया कि किस तरीके से मिनिस्टर को गोली मारी गई और बावजूद इसके भी कांग्रेस सरकार ने उस पर बैन नहीं लगाया या फिर सीन को नहीं हटवाया। तो ऐसे में ये कहानी है दो सरकारों के बीच की। उस टाइम ऐसी मूवीज बनती थी सरकार से क्वेश्चन करना, सरकार को क्रिटिसाइज करना या फिर सरकार को अकाउंटेबल बनाना। लेकिन आजकल की मूवीज बिल्कुल इसके अपोजिट बन रही है, यानी कि सरकार की इमेज वॉश करने का काम करती हैं। तो ऐसे में जो सरकार की गलतियां गिनवानी चाहिए। नवीन भाई मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि 2014 से पहले मूवी जो बना करती थी उसमें सरकार से सवाल उठाया जाता था और कोई प्रोपोगेंडा नहीं होता था। लेकिन मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि भाई साहब 2014 से पहले डायरेक्टली कोई भी मूवी जो है सरकार से सवाल नहीं उठाया करती थी, इनडायरेक्टली सवाल उठाया करती थी। और जहाँ तक की रही बात करूँ मैं प्रोपोगेंडा की, तो कई सारी ऐसी मूवीज है जिसके एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, लाइक मिशन कश्मीर, फिजा, परजानिया, शौर्य, पीके, हैदर और ऐसी ना जाने कितनी सारी मूवीज थी जिनके अंदर भर भर के प्रोपोगेंडा फैलाया गया था और उन मूवीज में एक ही कम्युनिटी का महिमा मंडन किया जाता था और एक कम्युनिटी को बहुत ही घटिया दिखाया जाता था। और वो कौन सी कम्युनिटी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई नवीन भाई जितना इंडियन आर्मी को आज के वक्त में इतना बहादुर दिखाया गया है ना, आज की मूवी में जितना बहादुर दिखाया जाता है, पता है उस वक्त में मूवी में इंडियन आर्मी को और हमारी सरकार को दोषी ठहराया जाता था। कुछ मूवीज तो ऐसी भी थी जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के लोगों को लड़की छेड़ने वाला तक दिखाया जाता था। और इतना ही इसका महिमा मंडन आप और आपके गुरु जी करते हैं YNF के सो-कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में तो भाई साहब जितने स्पाई होते थे वो तो देशद्रोही निकलते थे और ISI के एजेंट से प्यार करने लग जाते थे। तो उनकी कई सारी मूवीज की स्क्रिप्ट है ना, ये सब चीजें सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स में की जाती थी। तो नवीन भाई मैं आपको एक छोटा सा कष्ट देना चाहता हूँ, आप इन मूवीज को भी सेम धुरंधर और धुरंधर 2 की कैटेगरी में रखोगे ना। तो जहाँ तक की रही बात बैन होने की मूवीज की, तो कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ जो कि कांग्रेस के काल में बैन की गई थी मूवी, उसको रिलीज ही नहीं करने दिया। लाइक किस्सा कुर्सी का जो कि 1977 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसको रिलीज नहीं किया गया क्योंकि इसमें इमरजेंसी का मजाक उड़ाया गया था, इसी वजह से इसको रिलीज ही नहीं होने दिया। और यहाँ तक कि मेकर्स ने इसकी कॉपीज भी जला दी थी। और फिर उससे पहले एक और फिल्म आने वाली थी 1975 में जिसका नाम था आंधी, इसको भी बैन कर दिया था। पता है क्यों नवीन भाई? क्योंकि तो इसमें जो फीमेल लीड जो थी वो जो किरदार निभा रही थी उनमें और जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी उस वक्त की PM, उनमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही थी, तो इसी वजह से उस मूवी को बैन कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी लिस्ट है जो कि कांग्रेस के काल में बैन की गई थी मूवीज। और ये मूवीज क्यों बैन की गई थी मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, या फिर शायद दिमाग से पैदल लोगों को ना समझ आए तो मैं बता देता हूँ। ये कांग्रेस के काल में इसलिए बैन कर दी गई थी क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो थी वो इस मूवी से मैच नहीं खा रही थी, मेल नहीं खा रही थी, तो इसी वजह से इन मूवीज को बैन कर दिया गया। तो नवीन भाई मैं फिर से आपको कैसे कहना चाहता हूँ, बताइए क्या आप अभी भी यही बोलेंगे कि कांग्रेस के काल में भी कोई मूवीज बैन नहीं हुई, कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं बनी? अरे बोलना कुछ तो बोल। अक्सर बीजेपी कहती है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन आप गूगल पर सर्च करना 2014 के बाद कितने आतंकी हमले हुए हैं, एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि आतंकवाद को खत्म करेंगे, लेकिन ये हजारों आतंकी हमले 2014 के बाद हुए हैं, ये किसकी फेलियर के कारण हुए? ऑफ कोर्स किसने कहा ये चीज कि भैया 2014 के बाद इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुए हैं, 2014 के बाद वादी हमले नहीं हुए, 2014 में भी हुए हैं, 2014 के बाद भी हुए हैं, दोनों चीजें, चाहे वो वादी हमले हुए हैं इंटेलिजेंस फेलियर हो, सब चीजें 2014 से पहले भी हुई है नवीन भाई, 2014 के बाद भी हुई है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 दिस अटैक एंड इंटेलिजेंस फेलियर। देखो 2014 से पहले जितने भी हमारे यहाँ पे आतंकवादी हमले हुए, 1993 का लास्ट हुआ था,
उसकी बात कर लो, या फिर कांधार हाईजैक की बात कर लो, या फिर पार्लियामेंट अटैक की बात कर लो, और सबसे बड़ा इंसिडेंट 26/11 का हमला, उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं? ये सारे आतंकवादी हमले हुए हैं 2014 से पहले। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब 26/11 का अटैक हुआ उसके बाद हमारी जो ये गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी पता है? वो पता था कि भैया ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान वालों के द्वारा ही हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान से बदला नहीं लेना चाह रही थी। जब ये अटैक हुआ, उसके अटैक के 2 साल बाद हमारी जो यूपीए गवर्नमेंट है वो $25 मिलियन दे रही थी पाकिस्तान को। लेकिन यार आप खुद देख लो। As a more concrete assessment of the damage inflicted by this natural disaster and the urgent needs of people of Pakistan emerges, government has decided to increase the assistance to Pakistan from $5 million announced earlier to $25 million. 26/11 के अटैक के बाद हमारे देश ने इतना सब कुछ सहा, इतना सब कुछ झेला, लेकिन कुछ रिटेलिएशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, पर की कोई चीज़ नहीं की गई हमारी सरकार के द्वारा। लेकिन उल्टा 2 साल बाद $25 मिलियन उनको दान में दिए जा रहे थे, और वो भी किस लिए? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर हो गया था भैया, नेचुरल डिजास्टर हो गया था। इसी कारण से हमारे देश ने उनको $25 मिलियन दे दिए, उधार भी नहीं, ऐसे ही दे दिए बिना कुछ सोचे समझे। उधार क्या, ले जाओ यार, ले जाओ, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता हमें, तुम कुछ भी करो, ले गए, है ना। और नवीन भाई, अब मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, फिर से आपको एक कष्ट देना चाहूँगा, क्या बोलोगे आप इस चीज़ को? जब अटैक हुए तो हमारी सरकार ने क्या हरकतें कर रही थी? वही मैं बोलना चाहूँगा कि 2014 के बाद भले ही आप हमले हो रहे हैं, खत्म नहीं हुए, लेकिन कम हुए हैं। जो पाकिस्तान आए दिन हमारे यहाँ पे अटैक किए जाता था, आतंकवादी हमले किए जाता था, क्या 2014 के बाद उतने देखने को मिल रहे हैं? नहीं, उससे कम देखने को मिले हमें, है ना। चाहे और उसके ऊपर रिटेलिएट भी किया है। ये कांग्रेस की तरह नहीं कि भैया रिटेलिएट ना करो, पाकिस्तान को कुछ जवाब ना दो, डायलॉग के थ्रू पर जवाब दो, ये सब किए जा रहे थे। तो अब आप कुछ बोलोगे नवीन भाई इस बारे में? मेरे पता कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आप लोग जब भी इस बारे में कुछ पूछो तो आप लोग नायक मूवी के अमरीश पुरी बन जाओगे। इन सब चीजों के बारे में कुछ बोलने जाओगे तो मैं झूठ नहीं बोलता का वो गोविंदा बन जाओगे आप लोगों से अगर थोड़ा सा भी सच बोलने के लिए बोलते तो आप जैसे लोग चुप के शाहिद कपूर बन जाते हैं, जवाब करने लग जाते हैं। तुम जैसे ये सिर्फ यही चीज कर सकते हैं और कुछ चीज नहीं कर सकते, है ना। यही करना आता है बस तुम लोगों को, यो। और ऊपर से आग में घी डालने वाली तुम और ध्रुव राठी जैसे लोग यही काम करते हो कि एक ही पार्टी की चाटुकर्दी करते रहते हो, एक ही साइड देखते रहते हो, एक ही आंख तुम्हारी खुल रहती है, एक आंख तो ऐसे बंद हो जाती है, एक ही साइड देखना है बस तुमको, ऐसे ही देखते जाना है बस, इधर ऐसे ही देखते जाएंगे, बस यही करेंगे। और यही वजह है कि तुम्हें सिर्फ एक ही साइड में दिखता है, दूसरे साइड का कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें। तो प्लीज एक साइड देखना बंद करो, दूसरे साइड भी देखना चालू करो। और इतना ही नहीं, जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी तुमसे और इसकी ऑडियंस से और ध्रुव राठी की भी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन जैसे सो वर्ड अनबायस्ड लोगों के बातों में, इनकी रिसर्च पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो, इनके ऊपर ध्यान ही मत दो यार। तुम प्लीज अपनी रिसर्च खुद करो। और मैं बोलूँ भाई मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो मेरे भाई, तुम लोग खुद जाओ जाके रिसर्च करो। गूगल में तुम एक सर्च करोगे, तुम्हें हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे एक चीज के बारे में, तुम्हें हर चीज के बारे में पता चल जाएगा कि भैया क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे ये ध्रुव राठी जैसे लोग आके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, सब तुम्हें पता चल जाएगा। कैसे फैक्ट चेकिंग होती है, क्या रिसर्च होती है, इन लोग किस प्रकार से अपना फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, किस प्रकार से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद जाके रिसर्च करो, समझे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ मेरे और भी चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके कंटेंट चेकआउट करना। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी हम वहाँ पे अपना फेक नैरेटिव या फेक फैक्ट दिखा के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, तो जाके एक बार देख लेना। और क्या बोलता, हाँ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, चैट, डिस्कॉर्ड हर जगह फॉलो कर लो। और ज़्यादा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो मैंने इस वीडियो में कई सारी बातें बोली है,
लेकिन मैंने उसको काट दिया है। क्यों? क्योंकि भैया जब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा था तो मैंने देखा भैया ध्रुव राठी की वीडियो आ गई है और ध्रुव राठी ने भी सिमिलर कुछ चीज़ें बोली है, तो इसलिए मुझे वो चीज़ें काटनी पड़ी। तो मैं उन सभी चीज़ों का जो जवाब है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि इसने इलियास कश्मीरी के ऊपर बोला था और डिस्क्लेमर के ऊपर भी बोला था, तो ध्रुव राठी ने भी कुछ सेम सिमिलर चीज़ बोली है, तो उसमें इस बंदे की बात का भी और ध्रुव राठी की बात का भी जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो ध्रुव राठी के ऊपर ही आ रही है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तुझ में जो बात है वो बात किसी और में नहीं पाई है, क्या गाड़ किसी और से मरवाई है। हाँ तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी तेरी